आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान जयपुर जिले के प्रभारी विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय जोगाराम पटेल जी, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री, युवा और जिनके मन में हमेशा काम करने की तमन्ना रहती है, ऐसे हमारे वन पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी, हमारे जयपुर शहर की महापौर सौम्या गुर्जर जी और आज इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पर्यावरण को संरक्षित करने वाले और पर्यावरण के बारे में सोचने वाले यहां विराजमान सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं। ये वो कार्यक्रम है जिसको हमारे पूर्वज, हमारे सभी महापुरुष लगातार इसका संदेश देते आए हैं। मित्रों, बात तो बहुत छोटी होगी, आपके मन में विचार भी होगा, क्योंकि यह देश वो देश है जो इसने दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। पर्यावरण के बारे में चाहे वो पश्चिम के लोग हों, चाहे और लोग हों, वो 10, 20, 25, 50 साल से इसके बारे में जानने लगे हैं और उनको आवश्यकता पड़ी है तो महसूस करने लगे हैं। लेकिन हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको पहले से ही सजोया है। और आप देखते हैं, हम छोटे से पेड़ को, वृक्ष को पूजनीय मानते हैं, मां का दर्जा देते हैं। हम हमारी नदियों को मां का दर्जा देते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम प्रकृति को संरक्षक करने वाले को भी हम पूजते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि मां गंगा केवल नदी नहीं है, मां गंगा भारतीय संस्कृति की आस्था और सभ्यता का जीवंत उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये नदियां हमारी जीवन रेखा है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती, मां नर्मदा, मां गोदावरी जैसी पवित्र नदियां न केवल हमारे खेतों को सींचती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी पवित्र करती है। और इसलिए इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। कभी कभी मैं कहता हूं कि हमारी प्रकृति में जो भी वन्य जीव हैं, जो भी पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि इनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आप गौर से देखोगे, प्रकृति की तरफ झांकोगे
उसमें थोड़ा मन लगाओगे तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं एक भी अनावश्यक नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसकी आवश्यकता है। ये हमारी प्रकृति है। कई बार मैं उदाहरण देता हूं। आप देखते हैं जंगल में जब पशु मर जाता है तो उसकी सफाई कौन करता है? कभी आपके मन में बात आई होगी कि जब उसकी सफाई, क्योंकि किसी भी तरह की उसका प्रदूषण किसी और पशु पक्षी पर नहीं लगे, तो उसके लिए साफ करने के लिए हम देखते हैं हमारे चील और गिद्ध वो आते हैं और 2 दिन में और 3 दिन में उसको साफ करके चले जाते हैं। अगर कहीं कोई रह जाता है, छोटा भी अगर उसका अंश रह जाता है, तो हमारी चींटियां, हमारे चींटे उसको पूरी तरह से साफ कर देते हैं। यह प्रकृति है। आपने कभी कभी अपने घर में भी देखते हैं, कोई छोटा सा कोई कीड़ा मर जाता है, चींटियां उसको खींच करके ले जाती हैं, घर से बाहर ले जाती हैं उसको। यही नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है नदियां विश्व की माता हैं जो हमें जीवन, समृद्धि और संस्कृति प्रदान करती हैं। गंगा का जल केवल प्यास नहीं बुझाता बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध भी करता है। राजस्थान जो अपने में रेगिस्तान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन जल संरक्षण की परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी रहा है। इस मरुभूमि में हमारे पूर्वजों ने जल को अमृत माना और उसे संरक्षित करने के लिए अनूठे तरीके अपनाए, और उन्होंने किस तरह का निर्माण किया वो आप सभी जानते हैं। हमारी सभी जगह की परंपराएं हैं। सामाजिक अगर परंपराएं देखोगे तो आप जंगल की भी परंपराएं हैं, आप उनको भी देखोगे। क्योंकि जंगल में अगर शेर रहता है तो बड़े किसी न किसी पशु का वध करके अपना उदरपूर्ति करता है, लेकिन उसके पीछे राज भी छुपा है। कि वो जब उसको जितना उसको उपयोग में लेना होता है वो लेकर के चला जाता है, लेकिन वो जंगल के छोटे जानवर उसका उपयोग में लेते हैं। यही नहीं, जंगल से जब हाथी निकलता है तो जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तब उन पेड़ों में से निकल करके वो जाता है तो बड़े बड़े पेड़ों की डालियों को वो नीचे करता है, उखाड़ता है, उसमें से कुछ खाता है, कुछ छोड़ के चला जाता है। क्योंकि जंगल में छोटे जानवर वो भी रहते हैं जो उस पत्ती को, पेड़ को खाना चाहते हैं, तो जब वो निकल जाता है उसके बाद उनका झुंड आता है और वो भी उसमें खाता है। यह जंगल का नियम है। और प्रकृति ने सभी को किस तरह से इंगित करते हुए, उनके काम देते हुए, उनको काम की अवधारणा देते हुए हमारी प्रकृति ने किस तरह से उनको सजोया है, कभी हम विचार नहीं करते। लेकिन हमको विचार करना चाहिए, और विचार करते हुए हमें इन सभी का संरक्षण करना चाहिए। हमारे सीएस साहब कह रहे थे कि एसी चलता है। मैं तो कई घरों में आप भी जाकर के देख लेना बच्चों का, एसी 18 और 19 पर चलेगा और कंबल ओढ़ रखा होगा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसको यह पता नहीं है कि मेरे को इसका उपयोग क्या करना है। लेकिन हम इसका उपयोग नहीं, हम दूसरे वाले को गर्मी दे रहे हैं। क्योंकि वो चलता है तो गर्मी भी फेंकता है, उसका हमारे तापमान पर कितना अंतर आता है, यह भी हमें विचार करना चाहिए।
मित्रों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संयोग है, और संयोग यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन गंगा दशहरा भी है। और गंगा दशहरा को आपने देखा है, हमारी सनातन संस्कृति में यह भी है, क्योंकि इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तो इस दिन पूरी पृथ्वी पर मां गंगा का अभिषेक हुआ। तो आज के दिन आप देखते हैं घरों में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे सभी सुबह 4 बजे से स्नान करना प्रारंभ करते हैं और स्नान करके वो भोले शंकर, भोले बाबा पर अभिषेक करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जहां सवामन पानी होता है वो पानी शुद्ध होता है। कभी कभी हमारे मन में कई विचार आते हैं, क्यों, ये प्रकृति है। और आप मेरे भाई और देख लेना, अगर आपका किसी पात्र में अगर पानी है, वो भले ही अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जमीन में अगर सवामन पानी से ज्यादा है, क्योंकि जमीन हमारी पृथ्वी उन सारे अवशेषों को सोख लेती है और वो पानी शुद्ध होता है। यह प्रकृति है। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रकृति में कोई बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल में वो बराबर हो जाता है। आप कभी देखते हैं कि यहां तो बड़ा तालाब था, गड्ढा था, कैसे बराबर हो गया। यह प्रकृति का नियम है, हमें इसको संरक्षण करना चाहिए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आज राजस्थान में हम देखते हैं कि पानी की कितनी आवश्यकता है, और पानी की आवश्यकता को समझते हुए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम जल को संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से एक एक बूंद हमारे काम आएगी। और आपने देखा है कि राजस्थान से ज्यादा जल संरक्षण के बारे में कोई नहीं जानता। हमारे पूर्वजों ने बावड़ियों से लेकर के, कुओं से लेकर के, तालाब से लेकर के, सरोवर से लेकर के कितना काम किया है। यहां तक आप देखते थे, जैसे ही गर्मी आती थी, हमारे पूर्वज प्याऊ की व्यवस्था करते थे, पक्षियों को पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कैसी। ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा जल संरक्षण का काम रहा है। आज इस अवसर पर जल संरक्षण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। और यह ऐसा कार्यक्रम है क्योंकि हमने देखा है, हमारी सरकार को आए हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने पानी के क्षेत्र में जो काम किया है वो आपके सामने है। क्योंकि राजस्थान में अगर पानी होगा, राजस्थान में अगर पानी की प्रचुरता होगी, तो निश्चित रूप से हमारी किसान को भी लाभ होगा, हमारे उद्योग को भी लाभ होगा, और हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। और हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पानी होगा तो राजस्थान की जनता सुख और चैन से पूरी तरह से रह पाएगी, क्योंकि हमने पानी का संकट राजस्थान ने झेला है। आपने देखा, चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, उस पर लगातार हमारा काम चल रहा है। यमुना जल समझौता, उस पर हमारी DPR बन के तैयार हो रही है। हमारी जो इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर जो आती है, उसका संरक्षण का काम भी किया है। 4000 करोड़ रुपए के काम हमने उसमें दिए हैं, क्योंकि उसका पानी हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक, जोधपुर, नागौर तक पानी जाता है। उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। बाकी हमारा, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, सोमकमला में स्कीम हो, हमारा माही डैम से पानी आना हो, चाहे ब्राह्मणी नदी पर डैम बना करके उसका पानी बनास में डालना हो, ये सारे काम हमारी राजस्थान की सरकार ने 1.5 साल में अपने हाथ में लिए हैं। और निश्चित रूप से वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जल संरक्षण का कार्य राजस्थान में आगे बढ़ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम फायदा देखते हैं, फायदा ये देखते हैं कि घर से निकलेंगे स्कूटर लेकर के, गाड़ी लेकर के,
तो हमको ये ध्यान नहीं है कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम थैला नहीं ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं, और हम जाकर के दुकान पर पहुंच रहे हैं और हम प्लास्टिक की उस थैली में लेकर के आ रहे हैं। मित्रों, आप तो सामान लेकर के आ गए हैं, लेकिन उसका कितना दुष्परिणाम है, कभी हमने ये सोचा है क्या? यह हमें सोचना होगा। हर व्यक्ति को इसमें सोचना होगा और सोच करके आगे बढ़ना होगा। वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है? आज लोग कहते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ी है, उस क्षेत्र में हमें कितना काम करना है। जितना काम करते हो वो भी कम पड़ता चला जाता है, क्योंकि हम वायु प्रदूषण पर अगर ध्यान देंगे तो एक तरफ उधर भी हमारा ध्यान जाएगा, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकारक है। अगर वायु प्रदूषण है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम होंगे। हमारी धरती का तापमान भी बढ़ेगा, जिससे आज पूरी दुनिया प्रभावित भी हो रही है। दुनिया पर्यावरण की दृष्टि से काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी को सजग होते हुए जल संरक्षण और पर्यावरण पर काम करना होगा। हमको प्रदूषण को रोकना होगा। इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, डेली हम देखते हैं पानी का व्यय कैसे करते हैं, अन्न का व्यय कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि 1 गिलास पानी चाहिए, लेकिन हम उसको आधा पीते हैं, आधा छोड़ देते हैं। कई बड़े लोगों की तो पहचान है, बड़े लोग जब तक उसमें से 1 घूंट लेकर के पानी नहीं रख देते, तब तक तो वो बड़े ही नहीं माने जाते। ये पानी के साथ कितना बड़ा अन्याय है, जल का कितना अपव्यय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं है तो वो बड़ा काम होगा कि हम जब पानी लेने कोई आए, पानी पिलाने के लिए आए, तो उससे कहे आधा गिलास लाइए और आधे गिलास को पूरा पिए, तो हम जल संरक्षण का काम करेंगे। ये हमारे सिस्टम में आ गया। मैं कभी कभी देखता हूं पानी लेकर के आते हैं, पानी, अरे भाई प्यास नहीं है तो हम मना कर सकते हैं कि मेरे को आधा चाहिए, क्यों उसका व्यय करते हैं? दूसरा, आप देखते हैं शादी ब्याहों में आप जाते हैं, मैं उस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं नाम स्लिप हो रहा है, वो संस्था इसके क्षेत्र में काम कर रही है। हम शादी ब्याह में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जाते ही हम खाना खाते हैं, प्लेट लेते हैं और प्लेट को इतना भर लेते हैं, सामने वाला भी देख करके ताजुब होगा कि भाई इतना लेता है, क्या चक्कर है ये? देखता है कि नहीं देखता है? आप देखते हैं कि नहीं देखते सामने वाले को? लेकिन वो संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस संस्था ने उस शादी में, शादी वाला मना करता है, लोग कहेंगे मैंने निमंत्रण दिया और मैं ये लिख दूं कि जितना खाएं उतना लें, तो वो कहेगा साहब मेरी शादी में तो नहीं, किसी और की शादी में लिखवा देना। लेकिन मैं संस्था को धन्यवाद देता हूं, वो संस्था जाती है और सभी जगह लगती है और वो कहती है कि जितना खाएं प्लेट में उतना लें। और मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, हम स्टार्ट करें। हम एक एक छोटी छोटी बात को अगर हम ध्यान करेंगे तो हम बहुत फायदा करेंगे। लेकिन जब देखते हैं कि वो कचरा कितना होता है, वो गंदगी कहां जाती है, उसमें कितना, जितना खाने में नहीं होता जितना उसका अपव्यय हो जाता है, कितनी बड़ी बात होती है, वो किसी के काम नहीं आता है। एक तरफ तो आप ज्यादा ले रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, और एक तरफ खाना नहीं मिल रहा है। जरा उनकी तरफ भी देखिए, पीछे मुड़ करके देखिए, जो सड़क पे हैं, किसी तरह से उनको दिक्कत है, क्या उनको खाना नहीं मिलना चाहिए? हम खाने का, अन्न का अपमान कर रहे हैं, हम जल का अपमान कर रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जल का अपमान नहीं करना चाहिए, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारे संस्कारों में है, कौन सिखाएगा? लेकिन हम धीरे धीरे, हमारी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, और हम उसको भूलते जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सारी चीजों का मनन करिए। ऐसी बहुत सारी बातें, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। घर में, परिवार में किस तरह का है, हम किस तरह का कचरा डालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन सारे विषयों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। निश्चित रूप से मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमने ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का शुभारंभ किया है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के प्रयास को दर्शाता है। आज हम
लंबे समय से प्रतीक्षित सांगानेर में मैंने काफी कहा, 2 महीने पहले मीटिंग हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज कि उन्होंने सीईटीपी की शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही राजस्थान के अस्पतालों में 6 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का उद्घाटन भी आज हमने किया है। गुणवत्ता में सुधार के लिए 54 शहरी क्षेत्रों में जल छिड़काव और सड़क सफाई मशीनों की खरीद की है। 5 लवकुश वाटिकाएं और 1 बीट सफारी की भी शुरुआत आज हुई है। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम का भी शुभारंभ किया गया है। निश्चित रूप से इसका ठीक प्रकार से अगर सर्कुलर इकोनॉमी को हम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। आज क्या हो रहा है, 1 बार सड़क बन गई, 2 बार सड़क बन गई, 3 बार सड़क बन गई, लेकिन आपने क्या किया? अगर उस सड़क को बनाते तो पहली सड़क को अगर उखाड़ करके बनाते तो आपका वो मटेरियल है वो भी काम में आ जाता। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, 3 बार बना दी, 4थी बार बना ले। मकान वाले परेशान हैं, जिनके सामने आप सड़क बना रहे हैं वो मकान वाले परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि लगातार सड़क ऊपर होती जा रही है, मकान नीचे होता जा रहा है। आप एक समस्या का समाधान नहीं, एक समस्या पैदा कर रहे हैं। क्यों ना उस सड़क को उखाड़ करके हम बनाएं, उसी मटेरियल को रिसाइकिल करके हमें काम मिले। लेकिन उसको परेशानी हो रही है, उसका मकान नीचे जा रहा है, वो मकान में पैसा लगा रहा है। अब 1 बार मंजिल लिया है, कितना बनाए भाई? 1 फुट 2 फुट कर देता है, लेकिन सड़क तो जब बनती है 6 इंची उठ जाती है। अगर वो 10 बार सड़क बन गई तो 5 फुट हो गया। यार भाई 5 फुट बना के कौन रखेगा इतना ऊपर? तो ये हमें सोचना चाहिए। इसमें हमारा भी, आप मान के चलते हैं आप तो सड़क बना गए, लेकिन जिनके सामने सड़क बनाई है वो हमारे लोग नहीं है क्या? अगर किसी के घर में उसका पैसा लगेगा, वो हमारा पैसा नहीं लगेगा क्या? तो इन सारी बातों को हमको समझना चाहिए। इसलिए हमें उसको काम में लेते हुए आगे किस तरह से हमें करना है, रिसाइकिलिंग के माध्यम से उसको उखाड़ करके उसका उपयोग लेना है। नहीं तो हमारे पहाड़ हैं, एक दिन सब बराबर हो जाएंगे। आखिरकार गिट्टी कहां से आती है, पत्थर कहां से आता है, रेता कहां से आता है? तो वो बराबर नहीं होगा क्या? कहां से लाएंगे हम कितना खाएंगे? पहाड़ों को खा रहे हैं ना हम देखते हैं एक बार में कितनी गाड़ियां चलती हैं, कितना ठीक है हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना हम रोक सकते हैं, जितना उसको हम रिसाइकिल के माध्यम से काम में ले सकते हैं, वो तो हमें लेना चाहिए। हमारी प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ नहीं है ये? हमें इस छेड़छाड़ को कम करना चाहिए। आज लॉन्च किया गया ऑटो रिन्यूअल सिस्टम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 भी पर्यावरण प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आज पर्यावरण के संरक्षण के लिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजना 2030 की तैयारी और अलवर भिवाड़ी के लिए अर्ली मॉर्निंग सिस्टम की 3 महत्वपूर्ण एमओयू जारी किए गए हैं। ये सभी प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के प्रतीक है। हम मानते हैं हमें इसके लिए काम करना चाहिए और इनको आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण को हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, में जैसा कह रहा था, आज हमने एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया है। आज गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अद्भुत संयोग है। इस संयोग में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, और जैसा मैंने बताया आपको, पानी के क्षेत्र में हमने काम किया है। पानी का जितना हम रोक सकते हैं, हमारे तालाब, सरोवर, पोखर, हमारी नदियां, हमारे डैम, हमारे बांध, जिनका संरक्षण हम कर सकते हैं, पानी को हम रोक सकते हैं। वो पानी बह करके नहीं जाए। पानी गांव से निकल करके एक छोटे नाले में जाता है, नाले से एक नहर में जाता है, उसके माध्यम से नदी में जाता है और नदी के माध्यम से वो सागर में पहुंच जाता है। अरे उस ऊपर वाले ने तो आपके उपयोग के लिए पानी दिया था। जितना आपका उपयोग कर सकते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें। आप कहते हैं कि पानी का उपयोग कैसे हो? अरे ऊपर वाला पानी का उपयोग कर रहा है। ठीक प्रकार से पिछली बार हमने किया, ईश्वर की कृपा हुई, हमारे जितने भी बांध थे राजस्थान में पूरे बांध भर गए, हमारा वाटर लेवल ऊंचा आ गया, किसान भी समृद्ध, हमारा किसान की फसल भी अच्छी हुई, तो हमारी इकोनॉमी में अंतर आया कि नहीं आया? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें जल संरक्षण के काम में भी हमने हाथ बटाना चाहिए और हमारे परंपरागत जलाशयों को स्वरूप को पुनः बहाल करते हुए पर्यावरण एवं जल संरक्षण की जागरूकता को, गतिविधियों को हमें जोड़ना चाहिए। एक मैं और कहना चाहता हूं, जब
पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की बात आती है तो आपके मन में भाव एक पैदा होता है कि करने वाले बहुत हैं, ये तो वो करेंगे, ये तो वो करेंगे। जल संरक्षण की बात आती है तो हाँ गांव में चलेगा, गांव वाले करेंगे, ये करेंगे, वो होगा, ऐसा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये बात मन में से निकाल दीजिए। आप अपने मन में एक बात अगर हमेशा याद रखेंगे कि इस काम को मैं करूंगा, मुझे मेरे से स्टार्ट करना है, तो ये जन आंदोलन बन जाएगा और हमारे राजस्थान का संरक्षण हो जाएगा। आपको लगता है कि मैं तो शहर में रहता हूं, मेरा तो पानी आराम से टोंटी खोलता हूं, पानी निकल करके आ जाता है। ये पानी सबसे पहले टोंटी वालों का ही बंद होना है। मैं सही बता रहा हूं, जो मन में ये विचार कर रहे हैं, मन में ये कह रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली हमारी जो पीढ़ी आएगी उसके लिए संरक्षण करने का काम हमें करना है। आज आपको मजाक लग रहा होगा, आज आप सोच रहे होंगे आज नहीं होगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल में क्या स्थिति होगी। हमारे इतिहासकारों ने भी लिखा है कि अगला अगर विश्व युद्ध होगा तो वो किसके लिए होगा। क्या हम इस पर विचार नहीं कर सकते? क्या मैं मेरे यहां नल आ रहा है, मैं उस नल का उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी जगह जाकर के मेरे को पानी का संरक्षण करना चाहिए? मेरे मन में यह भाव उत्पन्न नहीं हुआ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। वो सिर्फ एक पेड़ लगाइए, जिस दिन जहां मौका लगे वहां लगाइए। उन पेड़ों की संख्या आपकी 100, 200, 500 और हजारों में हो, जिससे कि आप जिधर जाएं उधर मां की ममता आपको सराहे, मां की ममता आपको दिखे। यह अभियान ऐसे ही नहीं है, प्रकृति का संरक्षण ऐसे ही नहीं है कि हम बातों से ही कर दें। प्रकृति के संरक्षण के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। 4 कदम हमको चलना पड़ेगा जब इस प्रकृति का संरक्षण हमारा होगा। बारिश को, पानी को बचाने के लिए अब आपको मैं कहूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान की तरफ से कोई मांग नहीं थी, राजस्थान के कोई जनप्रतिनिधि जाके उनसे मिला नहीं था, राजस्थान के किसी अधिकारी ने भी संपर्क नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने नर्मदा नहर निकाली थी तो राजस्थान के बाड़मेर और सांचौर और हमारे जालौर के लिए उन्होंने आगे चल करके पानी दिया था, आगे चल करके पानी दिया था। और अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कैच द रेन अभियान का प्रारंभ किया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मेरे को तो जब मालूम पड़ा, जब CR पाटिल जी ने मेरे को, जब दिल्ली में मेरा चंबल और यमुना समझौता का काम चल रहा था, उस दिन मेरे को बुलाया, तो उन्होंने पहले से ही 10, 20, 25 लोग जो प्रवासी राजस्थानी थे, कुछ लोग थे, उनको बुला रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही कलम भूमि से मातृभूमि, ये पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारा अभियान चल रहा है, इसकी कल्पना
और इनको बताना कि ये राजस्थान में चलना चाहिए, राजस्थान का जल स्तर कैसे ऊपर आए, इस पर काम करना चाहिए। पहली मीटिंग मेरी दिल्ली में सीआर पाटिल जी के साथ हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जब उन्होंने कहा, और उसके बाद दूसरी मीटिंग सूरत के अंदर हुई। हमारे 45,000 गांव हैं राजस्थान के अंदर। उन 45,000 गांव को जल संरक्षण के लिए उन्होंने योजना बनाई और कर्म भूमि से मातृभूमि का शुभारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि उन्होंने हर गांव की सूची बनाई है। अभी राजस्थान के अंदर चाहे वो जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, पाली हो, सिरोही हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, सभी जगह हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि का कार्यक्रम चल रहा है, जो ट्यूबवेल लगा करके। और वो किसी का नहीं है, सरकार का भी नहीं है, सिर्फ वो उन लोगों का है जो हमारे राजस्थान के प्रवासी भाई हैं, जो अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, बंबई, हैदराबाद, चेन्नई के अंदर अपना कारोबार चलाते हैं, क्योंकि वो पानी की महत्वता को समझते हैं। उन्होंने देखा है कई लोग तो ऐसे हैं कि जो पानी नहीं है इसलिए वो पलायन उन्होंने किया, और आज वो प्रवासी के रूप में, उद्योगपति के रूप में काम कर रहे हैं। और उन्होंने 45,000 गांवों की योजना बनाते हुए, जिस दिन मैं सूरत गया, इतनी मोटी किताब मेरे को गांव की सूची, लगाने वाले की सूची, और जब मेरे को बॉम्बे बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये प्रवासी भाई 100 करोड़ रुपए देने वाले हैं। और मैं पहुंचा जब तक तो वो कार्यक्रम हुआ, जब तक तो 150 करोड़, और कार्यक्रम मैंने समापन किया उसमें 200 करोड़ रुपए का देने का काम उन्होंने किया। इतना बड़ा काम। कृपया हम इस बात को सोचें, क्या वो हमारे प्रवासी भाई हैं, वो उनका जन्म है, यहां मातृभूमि है, लेकिन कर्म भूमि उनकी वहां है, वहां से चल करके वो यहां आ रहे हैं। वो हमारे दुख और दर्द को समझ रहे हैं कि पानी की क्या परिभाषा है, राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमको जल संरक्षण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और आपसे यह भी कहूंगा कि जो मेरे भाई बहने एक बार फोन करके अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में, जहां भी आपके मिलने वाले हैं, एक बार जरूर कहें कि आप जल संरक्षण में पूरा सहयोग करें, और किसी भी प्रकार का श्रम के रूप में करें, अर्थ के रूप में करें, आप एक मोटिवेशन के रूप में करें। किस तरह से हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें सहयोग करना चाहिए। हमारे भामाशाहों और राजस्थान प्रवासियों का जो मैंने बताया, इसमें फंडिंग भामाशाहों ने की है, क्राउड फंडिंग की है, CSR से भी हम इसमें कर रहे हैं। अभियान वर्षा जल एक एक बूंद सहज कर केवल जल उपलब्धता नहीं बल्कि भूजल स्तर को भी बढ़ाने में काम करेंगे। और ये हमारा भी छोटे स्तर जल, हमारी बड़ी परियोजनाओं के साथ हमने जल संरक्षण का कार्य, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत आज से हुई है। मैं कहना चाहता हूं इसमें आप सभी का योगदान रहे। जैसा एक पेड़ मां के नाम, यह भी हमने कहा है, लेकिन हमारे वन मंत्री जी कह रहे थे हमने 7 करोड़ का लक्ष्य लिया था, लेकिन उस लक्ष्य को आगे किया हमने, 7 करोड़ से ज्यादा पौधे हमने लगाए। और अब की बार राजस्थान ने इस लक्ष्य को और बढ़ाया है, और वो लक्ष्य है 10 करोड़ पेड़ लगाने का। 10 करोड़ पेड़ लगाने। मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि 10 करोड़ पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, हमें उससे भी आगे निकलना है। और मुझे विश्वास है कि हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मुझे विश्वास है। हरित राजस्थान की भावना का संकल्प हमने इस साल पहली बार प्रदेश में ग्रीन बजट पेश किया है, उसका भी हमने ध्यान रखा है। अंत में मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपनी दिनचर्या में पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखें। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाकर ही हम इस धरा को प्रदूषण रहित रख पाएंगे। आगामी पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ धरा का उपहार दे पाएंगे, और ये हमको सजोना है। ये आप हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको कोसा जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है, हजारों सालों संघर्ष किया।
उनका जीवन संघर्ष में गया, संघर्ष किया, उसका लाभ उनको नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमको लाभ नहीं मिले लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। आज हम भी वही करेंगे कि आने वाली पीढ़ी को हमारा कैसा स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ धरा मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले मानसून में एक वृक्ष अपने आसपास के क्षेत्रों में मां के नाम जहां भी जाएं एक वृक्ष लगाएं, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। हरा भरा राजस्थान रहने का हम प्रयास करेंगे। अंत में कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहूंगा। हर श्वास हो प्राकृतिक, हर श्वास हो प्राकृतिक, हर कदम हो हरित, हर कदम हो हरित अभियान, यही हो राजस्थान का संकल्प और यही हो नई पहचान। मेरे भाई और बहनों, आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का यह कार्यक्रम हमने शुभारंभ किया है और संयोग है कि आज दोनों ही जल संरक्षण के लिए आज गंगा दशहरा है और विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर मैं समस्त राजस्थान वासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण करें और जल का भी संरक्षण करते हुए हमारे और पास जो भी हमें काम दिखे उसमें अपना सहयोग करें, साथियों को सहयोग में लगाएं, एक संदेश भी दें। और आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम के और पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए अपना स्वयं का एक वीडियो अपलोड करें और उसको सोशल मीडिया पर डालें, जिससे आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, आपके पहचानने वाले आपको देखें तो उनको भी इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित करें। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय गंगा मां। आभार, बहुत बहुत आभार मान्यवर, आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति और आज